देखिए सबको प्रकोष्ठ याद होगा, ठीक है। मादा जननांग का जो बाह्य भाग है उसमें जो एक एरिया है उसको हमने नाम दे रखा है प्रकोष्ठ, जिसमें मिलता है मूत्र छिद्र और दूसरा है क्या, योनि छिद्र। ठीक है। अब ये योनि छिद्र कहां पर जाकर के खुलता है, योनि भाग में। अच्छा, योनि भाग आपको याद है कुछ ऐसे बनाए थे, गर्भाशय, फिर ग्रीवा, उसके बाद ये बाह्य प्रकोष्ठ में खुल जाता है, यानी कि इसके बाहर कौन होता है, लेबिया मेजोरा। याद है क्या आप लोग को, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, इसको ओष्ठ बोले थे। ठीक है, कि बाहर से ये डबल फोल्डेड मसल से बना होता है, दोहरे आवरण से आवृत होता है। बड़े वाले मोटे से ऊंट वाले भाग को क्या कहते हैं, बृहद ओष्ठ, और इसके नीचे एक छोटी सी झिल्ली पाई जाती है जो और ढकने का काम करती है, लघु ओष्ठ बोले थे। ठीक है, अब आगे सुनो, ये जो आपका योनि भाग है ये जाके कहां खुल रहा है, इस योनि भाग में खुल रहा है। तो इसके पीछे यानी कि इसके जस्ट थोड़े से पीछे आप ऐसा कह सकते हो कि ये योनि छिद्र जो होता है अंदर से एक झिल्ली द्वारा आवृत होता है, अंदर से। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इस रास्ते में क्या मिल रही है, अंदर एक झिल्ली मिल रही है। इसको थोड़ा ऊपर बना सकते हैं ऐसे कि अंदर की तरफ मिल रही है एक झिल्ली, जिसको नाम दिया जाता है हाइमन। ठीक है, हिंदी आप देख लीजिएगा। तो वो एक बहुत ही पतली सी बारीक सी झिल्ली रहती है। ठीक है, अब क्या है कि यही भाग कौन है आपका, ये योनि छिद्र है। ठीक है, मूत्र छिद्र कहाँ है, अलग है, मूत्र विसर्जित करने के लिए एक अलग ही छिद्र दिया गया। अब योनि छिद्र का कार्य कब आता है, सहवास के दौरान, यानी कि जब एक नर और एक मादा सहवास की क्रिया कर रहे हैं, कॉपुलेशन की क्रिया कर रहे हैं, जिस दौरान एक नर जो है अपने शिशन का प्रवेश कराता है कहां पे, योनि भाग में। ठीक है, उसके बाद वीर्य का स्खलन करता है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, वीर्य मिल जाएंगे, शुक्राणु मिल जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे कहां पे, फैलोपियन नलिका की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये जो सील है, ठीक है, एक तरह से क्या है, ये सीलिंग है। ठीक है, इसको पैक रखा गया है। ठीक, अब ये झिल्ली जो है सेक्स के दौरान यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, झिल्ली नर के शिशन के द्वारा टकराने से फट जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, बहुत माइनर सी ब्लीडिंग होती है। तो होता क्या है कि अब इसको पुराने ख्याल के हिसाब से अगर बात करें ना, तो ये कहा जाता है, माना जाता है क्या कि अगर किसी महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है या फिर सहवास की अनुभूति नहीं की है, इसका मतलब कि अभी भी उसकी झिल्ली बरकरार होगी। ठीक है, और जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया उसकी झिल्ली क्या होगी, टूट चुकी होगी, क्योंकि यही रास्ता है जिस रास्ते में क्या प्रवेश करने वाला है, शिशन प्रवेश करने वाला। और यदि अगर प्रवेश हुआ इसका मतलब ये झिल्ली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ये पुराने ख्याल के हिसाब से। लेकिन इस झिल्ली को तोड़ने के लिए केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही जिम्मेदार नहीं होता है। आजकल की लड़कियां जो हैं खेल कूद में भी थोड़ा हिस्सा लेती हैं, खेल कूद के साथ साथ साइकिल वगैरह चलाना है, दौड़ है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आज का आवागमन थोड़ा बढ़ गया है। और जैसे अब आजकल की लड़कियां कहीं ना कहीं सासाराम पढ़ने जाती है, पटना पढ़ने जाती है, तो क्या चलना भी तो बहुत ज्यादा है, खेल कूद भी कर रहे हैं, उस दौरान भी इस योनि भाग में दबाव पड़ने से ये झिल्ली क्या हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है। ठीक है, तो अब सवाल क्या है, जरा अब सवाल पे चलिए। इस झिल्ली का कोई खास कार्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या केवल गली मोहल्ले और या तो फिर किसी गांव के जनन स्वास्थ्य को सही करके पूरा भारत सही हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो याद रखना कि भारत जो है सर्वप्रथम ऐसा देश बना जिसने जनन स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए एक कार्यक्रम चलाया। बात समझे, एक स्कीम चलाई, इसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। अब जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब क्या होता है कि भाई जनन स्वास्थ्य में 4 बातें थी ना। ठीक है, कि भाई शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, मानसिक रूप से बढ़िया होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक रूप से, इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए ना कुछ कार्यक्रम चलाए। क्या कार्यक्रम चलाए, तो सबसे पहला कार्यक्रम जो चला, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन
बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। अभी देखो ये कब चलाया गया था, याद रखना 1951 में, डेट याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। अब इसमें किया क्या गया था वो जरा सुनो कि परिवार नियोजन में पहले तो 4 बातें हमारे पास है। हमने सीधा सीधा साफ साफ बोला कि भारत जो है सर्वप्रथम ऐसा देश बना जिसने जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम चलाया, एक स्कीम चलाया। ठीक है, कब चलाया? 1951 में। क्या नाम दिया इसको? परिवार नियोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये ध्यान रखा गया कि भाई जनन स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए? तो सबसे पहले सोचा गया ना कि पहले जनसंख्या पर भी रोक लगाया जाए। पहले जनसंख्या यदि कंट्रोल में आएगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही, हम इधर स्कीम चला रहे, इधर जनसंख्या बढ़ रही है, कौनो असर नहीं होगा। तो सबसे पहले किया जाए कि लोगों तक ना ये बातें पहुंचाई जाए कि अपने परिवार की जो संख्या है वो सीमित रखिए। बात पल्ले पड़ी? वैसे कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करते हैं कि परिवार सीमित रखते हैं। यानी कि लिमिटेड रखेंगे फैमिली को। सीमित परिवार सुखी परिवार, है ना। जैसे कहते हैं क्या कि हम दो हमारे दो, अब पता चले कि हम दो हमारे 4 को घर या 4 को बाहर, समझ रहे हो, काफी समस्या है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि भाई परिवार को सीमित रखने के लिए कहा गया। अब कैसे कहा गया वो सब चीज पर भी आएंगे। तो पहला स्कीम क्या है हमारा? परिवार नियोजन। इस स्कीम का मेन मोटो क्या था कि परिवार जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, असीमित ना होना चाहिए। पहले का घर जो होता था ना, आप लोगों ने ये चीज फील नहीं किया। बचिया जब पढ़ाते हैं तो हाथ को रोका करो, हाथ में लगा है आपके सेंसर, है ना, वो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है। हमारा सेंसर ऐसा तगड़ा है ना कि सब कुछ बताते हुए पढ़ाते हुए गेस कर लेते कि कौन क्या कर रहा है। अब मनी मन फरियाइयो देते हैं आपको, ऐसा बस बैठे हुए हो, हमारे विचार के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ लोटे है, मारपीट को लौटा दिए हम, समझे। ध्यान रखो थोड़ा सा, क्या करना भाई? सीमित परिवार सीमित परिवार रखना है। हम लिमिटेड परिवार रखेंगे, बस बस आगे लिमिटेड परिवार रखेंगे तो समस्याएं क्या आएंगी? कम आएंगी। ठीक है, ये पहला स्कीम। दूसरा स्कीम क्या चलाया गया? परिवार कल्याण योजना। अब देखो कि एक कार्यक्रम जब ऑलरेडी था, एक और कार्यक्रम लाया गया। बताया था ना कि इसको कैसे याद करिएगा कि 26 वर्ष के बाद लाया गया था। अब 26 वर्ष बाद 1951 में 26 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1977, है ना। तो 1977 में क्या किया गया? एक और स्कीम लाया गया जिसको कहा गया क्या? परिवार कल्याण योजना। अब इसमें क्या बेहतर कर दिया गया? परिवार नियोजन पहले से था ही, एक और स्कीम लाने का क्या जरूरत था? तो परिवार नियोजन में केवल बात की गई थी किसकी? सीमित परिवार की। ठीक है ना। अब परिवार कल्याण योजना में क्या किया गया कि भाई पूरे परिवार के कल्याण के बारे में सोचा गया, उनके खान पान के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, ये सब कुछ बातें बताई गई गवर्नमेंट के द्वारा। इससे भी ना रहा गया, एक और स्कीम लाया गया। जनन, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में फैमिली वेलफेयर कहते हैं, लिख लीजिएगा कहीं पे, फैमिली वेलफेयर। अगला है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। और ये भी लाया गया था कब बच्चा? 1977 में ही लाया गया था, यानी कि इसके बाद आया था। बस ये याद में रखिएगा कि परिवार कल्याण योजना के बाद आया था कौन? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसको शॉर्टकट में कहते हैं RCH। RCH इंग्लिश में कहते हैं इसको। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऐसा ही है ना। चलो, रिप्रोडक्टिव की जगह पे क्या दिया? रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्टिव ही है, देख लेना, रिप्रोडक्शन भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस स्कीम में क्या किया गया? सुनो,
इन दोनों से बेहतर क्या है? आरसीएच। आरसीएच के बारे में बात करेंगे। क्या ये तीनों को लिखना पड़ेगा कि है बुक में? अंडरलाइन कर लोगे? देख लो जल्दी से, कौन रुकवाया था हमको? अब सुनो, ये जो भी स्कीम चलाया गया ना, इन सब में मेन फोकस किया गया किस पर? आरसीएच पर। ठीक है, अब पहले तो ये हम समझ लें कि स्कीम चलाया किसने, क्यों चलाया जा रहा है, ये सब बातें। तो भाई चला कौन रहा है? गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच रही है कि लोग कमजोर होते जा रहे हैं, लोगों का जनन स्वास्थ्य क्या होता जा रहा है? गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो दिमाग चलाया गया कि कैसे इसको सही किया जाए। तो कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना कि आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में क्या करते थे, कुछ कंडीशन लगा दिया जाता था कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो नहीं करनी है मतलब कि नहीं करनी है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, स्कूल में सुधार हो गया। ऐसे अभी हम कहते हैं कि कल से सभी को चप्पल या जूते जो भी हैं वो क्लासरूम के बाहर खोल के आने, ये नियम लागू हो जाएगा। धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। क्लासरूम गंदा हो रहा है, वो गंदा होना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं क्या किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ स्कीम चलाई गई जिस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, अमल करना है। तो हमने जब आपको सूचना दिया तो सारे लोगों के बीच में सूचना दिया, गिने चुने इतने ही लोग हों। ठीक है, सब लोगों के पास एक बार में सूचना पहुंच गया, सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वो अब ये आरसीएच है या फिर फैमिली वेलफेयर है या फैमिली प्लानिंग है, बनाने को तो गवर्नमेंट किसी ऑफिस में बैठ के बनाएगी ये नियम। 10 लोगों के बीच में इसका मीटिंग हुआ, 10 लोगों ने, जो भी अपने जानकार है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने नियम कानून बता दिए कि सर ऐसा ऐसा किया जाए, एक एक स्कीम चलाया जाए, लोगों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, 2 को तो समझ चुके थे हम लोग। ये आरसीएच क्या है? तो आरसीएच में देखो क्या क्या आ रहा है। आर मीन्स क्या था? रिप्रोडक्टिव। और ये शब्द किसके लिए था? जनन स्वास्थ्य के लिए। ये बार बार ना जनन शब्द पे ना जाओ, जनन का मतलब अलग हो जाता है, जनन स्वास्थ्य में 4 बातें जुड़ जाती है आकर के। एक दिन एक चीज तो है ही कि जनन है, और उसके साथ साथ अलग से और 4 बिंदु आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव वर्ड किसके लिए? जनन स्वास्थ्य के लिए। ये चाइल्ड भी आ रहा है इसमें। चाइल्ड मतलब कौन सा चाइल्ड? कौन सा बच्चा? नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु। इसका मतलब क्या है कि जो अभी अभी जन्म लिया है उसको क्या बोलते हैं? नवजात शिशु। मोमन सुनो, अरे तो तुरंत मारकर पकड़ा देंगे हम बोर्ड में पहुंचा के। पहला क्या बोला कि इस स्कीम में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? तो भाई उस जनन स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना है। दूसरा, उस नवजात शिशु के बारे में ध्यान देना है। और नवजात शिशु की बात आ जाएगी तो माता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी साथ में। ठीक है, तो माता को भी ध्यान देना है। ठीक है, और ये क्या भैया? हेल्थ। चलो, स्वास्थ्य, यानी कि मुख्यतः ध्यान किस पर दिया गया है? तो माता पर, उस शिशु पर, और उसके साथ साथ जनन स्वास्थ्य पर। ठीक है, क्या ध्यान दिया गया भाई? तो आंगनबाड़ी वगैरह में कभी गए? आंगनबाड़ी में देखना ना, कुछ कुछ पोस्टर लगा रहता है। ठीक है, उस पोस्टर को पढ़ा है कभी? पढ़ना। उस पर एगो चीज तो कॉमन दिया रहेगा, एक पिक्चर बना हुआ रहता है, और उस पिक्चर में क्या चीजें दी गई रहती? देखो, जैसे एक शिशु है, एक नवजात शिशु। ठीक है, अब नवजात नवजात शिशु यानी कि जो अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है, ये भी बताया जाता है कि भाई नवजात बच्चे को क्या कराना है? टीकाकरण कराना है। उसके टीकाकरण के बारे में जानकारी होती है कि भाई समय समय पर बच्चे को क्या करना है? टीका देना है। नॉर्मली कुछ टीका शायद आप नाम सुने भी हो, MMR, OPV, IPV, हेपेटाइटिस। ठीक है, कुछ ये टीके हैं। ठीक है, जो बच्चों को दिए जाते हैं। जैसे आपका ये ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो का बूंद पिलाया जाता है क्या? पोलियो का टीका भी लगता है, इंजेक्शन भी लगता है, बहुत सारे। तो इन सब चीज के बारे में यानी कि कुल मिला जुलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए क्या किया जाता है? टीकाकरण के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। ठीक है, कैसे कैसे जानकारी आएगा वो सब कुछ। ठीक है, कि लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। जैसे टीकाकरण के बारे में जानकारी है, उसके बाद इस बच्चे और माता के विषय में क्या जानकारी होती है कि भाई बच्चे को क्या करना है? समय समय पर दुग्ध पिलाना है।
कौन सी मतलब कि जब बच्चा जन्म लिया है तो उस समय कौन सा दुग्ध पिलाना है, तो माँ का दूध पिलाना है। कौन सा होता है वो दुग्ध? कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम गाढ़ा होता है, प्रोटीन युक्त होता है, उसमें IgA नामक क्या होता है, एक प्रतिजैविक भी होता है, बहुत सारी चीजें ये सब के बारे में बताया गया होता है। यानी कि टीकाकरण हो गया, इसके बीच में स्वास्थ्य की बात कर ली हमने कि दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, जनन स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ स्पेशली इस नवजात बच्चे के बारे में बताया जाता है कि ये नवजात बच्चे ने जैसे मल किया यानी कि बाथरूम किया, ठीक है, अब उस पर क्या लगती है, मक्खियां। तो इस नवजात बच्चे को डर रहता है किसका, पोलियो का, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बच्चे के मल में क्या हो, पोलियो का वायरस हो, पोलियो वायरस, और इस मल पर मक्खियां लगेंगी, ठीक है। तो इस मल पर क्या लग रही है, मक्खी लग रही है। वो मक्खी किसी भोजन पर जा रही है, किसी भोजन पर जाकर के बैठ गई, वो भोजन को क्या कर दी, वो दूषित कर दी, और उस भोजन को किसी दूसरे बच्चे को खिला दिया गया। वो बच्चा क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो बैनर आपने लगा हुआ देखा होगा, उसमें दिखाया गया होगा कि मल का पिक्चर बनाया गया होगा, उसमें मक्खियां लग रही है, तीर मार के दिखाया जा रहा है कि शुद्ध थाली वाले भोजन पे जा रही है, उसको बच्चे को खिलाया जा रहा है। बच्चा क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो इन सब चीजों के बारे में यानी कि टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसके साथ साथ संक्रामक रोग, इन सब कुछ के बारे में जानकारी है बच्चा किसमें, RCH में, ठीक है। इसलिए RCH इज द बेस्ट स्कीम विच इज फॉलोड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि RCH जो है सबसे बेस्ट स्कीम है जो कि हमारे इंडिया के द्वारा लागू किया गया है हमारे इंडिया में। इसमें सब कुछ के बारे में ध्यान दिया गया। बात समझ में आ गई। हालांकि सारे स्कीम अपने अपने समय पे क्या थे, अच्छे थे। आएगा एक जगह पे पढ़ने के लिए। अब इस चैप्टर से हटाया है तो उस चैप्टर में 100% होगा। हाँ, तो कुछ विधि से रिलेटेड ही है ये भी, और वहां भी समीकरण ही बनेगा। चलो देखो इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो। चरखा तांगी जो एक वर्ड छोड़े थे उसको खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ, नॉर्मली कोई भी हम ग्राफ बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मीन होता है यानी कि जीरो होता है, जीरो। अरे इन दोनों का जो एक्सिस होता है वहां पे क्या होता है, जीरो होता है, मीन पॉइंट बोलते हैं इसको। अब उसके बाद हमने इधर रख दिया जनसंख्या, ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 4 5 6 ऐसे करते कुछ क्या कर दी, जनसंख्या रख दी हमने। यानी कि इधर से इधर क्या होता जा रहा है, जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है ऐसे, ठीक है। इधर से इधर हम लिखते हैं, इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर क्या रखा है हमने, समय को रखा है। समय यानी कि जैसे 2001 2010 2020 ऐसे करके इधर समय रखा है, ठीक है। तो लोगों की जो जनसंख्या थी पहले अपने भारत की, तो भारत की जनसंख्या ठीक थी, समय के अनुसार धीरे 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 अपना बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे हमारा देश विकास भी तो कर रहा है, ठीक है। तो विकास कर रहा है तो क्या कर रहा है, अच्छी उन्नत किस्म की हॉस्पिटल मिल रही है हमें, ठीक है। लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं मतलब आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ेगी तो क्या होगी, व्यवस्था हमारे घर पे बढ़ेगी। अब व्यवस्था बढ़ेगी तो क्या होगा, मृत्यु दर कम होगा। बात समझ में आई। तो मृत्यु दर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जन्म दर तो वैसे ही ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और हम क्या कर देंगे, जो मरने वाले तो उनको भी बचा लेंगे, तो और क्या हो जाएगी, जनसंख्या और बढ़ती चली जाएगी। अपने भारत में ही इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हो गई हैं कि दूसरे देश के लोग भी आकर के क्या कर रहे हैं, बस रहे हैं। तो इसके वजह से ना क्या हुआ कि भारत का अचानक से ये ग्राफ बढ़ गया, ठीक है। और जो ये ग्राफ बढ़ा वो कुछ कैसा दिख रहा है, जे के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या का इस कदर बढ़ना कि जो ग्राफ में अचानक से बढ़ा हुआ ग्राफ दिखे, साथ ही साथ वो कैसा शेप में दिखे, जे शेप में दिखे, ऐसा ग्रोथ, ऐसा विकास क्या कहलाता है, चरघातांकी, ठीक है।
और ऐसे वृद्धि को, ऐसे जनसंख्या के बढ़ते हुए ग्राफ को यदि आप किसी डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, मतलब कि ग्राफ पे ला करके हम दिखाते हैं किसी जनसंख्या को, तो ऐसा डायग्राम क्या कहलाता है? चरघातांकी वृद्धि मॉडल। बात समझ में आई? इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। डन? दिमाग में रखिएगा, ये आकर के पढ़ना है इसके बारे में। आगे जाकर के व्यष्टि समष्टि आएगा जो चैप्टर, उसमें हम लोग देखेंगे, तो वहां पर आएगा पढ़ने के लिए। फिलहाल जनसंख्या से जुड़ी बातें कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे आपको सवाल दिया था कि हमारे भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है, वो बढ़ी है तो उसको कौन से ग्राफ पे दिखाया जाता है? चरघातांकी वृद्धि मॉडल पर दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या एकाएक बढ़ी है। बात समझ में आई? तो एकाएक बढ़ी है तो भाई ग्राफ पे जैसे दिखाएंगे तो क्या दिखेगा? सीधा जे आकार बन जाएगा, एक ही बार में उठ गया है हमारा ग्राफ, तो उठ गया है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? चरघातांकी वृद्धि मॉडल या चरघात एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, बस दिमाग में रखिएगा इसको, जब आएगा तो उस समय इसको ध्यान में देंगे, पढ़ेंगे हम लोग। आगे अभी हम बात कर रहे थे किसका बच्चा? स्कीम का। और चरघातांकी वृद्धि मॉडल जो हुआ है, इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा है, इसके लिए पता है ना कि 4 कारक जिम्मेदार है। ठीक है, कि हमारे यहाँ जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, आवास ज्यादा है, प्रवास कम। चलो अब बात कर रहे थे हम लोग कार्यक्रम का, कि बहुत सारे कार्यक्रम जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बेस्ट माना जा रहा है किसको? आरसीएच को। अब सवाल यह है कि इस कार्यक्रम को, जो भी नियम कानून हमारे देश लगा रही है, हमारे गवर्नमेंट लगा रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचता कैसे? इसकी सूचना कैसे पहुंचती है? ये जो कार्यक्रम है, इसकी सूचना जन जन तक कैसे पहुंचती है? जन जन का मतलब समझते हो? यानी कि एक एक लोग तक, जन जन तक कैसे पहुंचाया जाता है इसकी सूचना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु आएगा ऑडियो एंड विजुअल। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रव्य एवं दृश्य। श्रव्य एवं दृश्य। ठीक है, अब ये है क्या? प्रचार देखते हो, टीवी पे आता है। ठीक है, पहले टीवी नहीं था तो क्या था? रेडियो। ठीक है, तो रेडियो में केवल क्या आता था? ऑडियो, आवाज आती थी। ठीक है, तो उस रेडियो में पहले आपने सुना है कि नहीं सुना? हम लोगों ने तो बहुत सुना है बाबू। ठीक है, 150 रुपया का किट आता था, उससे डायरेक्टली हम लोग घर पे वो स्पीकर रख के उसके किट में से 2 पॉइंट निकाल के स्पीकर में डाल देते थे, 1 वायर निकाल के खिड़की में जोड़ देते थे, रेडियो अपना चालू हो जाता था। ठीक है, हाँ, तो लोग उतना बड़ा इंजीनियर नहीं बनोगे जितने बड़े हम लोग बचपन में एथिको में थे। अरे कुछ हो नहीं, कैसे कैसे उड़ा लेगी, लाइन में मार देगा तो बाबूजी यहाँ पहुंच जाएंगे, रहने दो। ठीक है, रेडियो देखिए हो नहीं ना? दादाजी रखे थे, कभी सुना है रेडियो? हाँ, लंबा वो एंटीना होता है ताकि वो टावर के रेंज में रहे। ठीक है, तो हम लोग ना 103.4 103.4 ये सासाराम का आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, तो जब भी रेडियो स्टार्ट होता था तो एकदम से आवाज आती थी कि सासाराम का 103.4 आकाशवाणी केंद्र है, इस पर अभी सूचना प्रसार किया जाएगा, है ना। और एक एक करके सूचना एकदम देना। रेडियो जैसे मतलब कि आपका न्यूज चैनल होता है, एक के बाद एक न्यूज सुनाया जाता है, वैसे रेडियो पर सुनाया जाने लगा। ठीक है, तो लोगों तक ये सब कार्यक्रम के बारे में ऑडियो के द्वारा बताया जाने लगा। धीरे धीरे वीडियो की व्यवस्था आ गई, विजुअल मतलब देखना, तो टीवी आ गया, धीरे धीरे मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो क्या कर दिया गया? इस तरीके से कर दिया गया, यानी कि धीरे धीरे इसको दिखाने के कार्यक्रम में भी ला दिया गया। सोचो कोने गोला से आए हो कि अपने सासाराम का आकाशवाणी केंद्र का कोड नहीं जानते हो तुम लोग। दूसरा, कोई और व्यवस्था है क्या अपने पास? बिल्कुल है, प्रिंटेड मटेरियल। अब प्रिंटेड मटेरियल को क्या कहते हैं? अरे जो छाप कर ले गए करते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रित जानकारी। थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कभी कभी। मुद्रित जानकारी यानी कि पेपर में छापा जाने लगा।
पेपर में भी छाप के लगाता है ऐसे कार्यक्रम की कोई गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम चलाती है तो पेपर में देखिएगा गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा डेटा रहता है कि ये स्कीम आई है, इसके अंतर्गत ये चीजें होनी है। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, प्रिंटेड मटेरियल। तो गवर्नमेंट ने इसका भी सहारा लिया कि प्रिंटेड मटेरियल यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल लोगों के बीच में भेजा जाने लगा जिसको क्या करते हैं, प्रिंट करके भेजते हैं। कुछ पुस्तिकाएं निकलने लगी, कुछ साप्ताहिक निकलने लगे जो सप्ताह में एक बार आते हैं, कुछ मासिक में आए यानी कि कुछ महीने में एक बार आते हैं पुस्तिका। उन सब में भी कहीं ना कहीं क्या किया जाने लगा, इस स्कीम के बारे में बताया जाने लगा। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट यानी कि क्या, प्रचार प्रसार। अब प्रचार प्रसार का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए वो गाड़ी पर स्पीकर लगा देना, बैनर पोस्टर लगा देना, इन सब तरीकों से भी क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ये सूचना। और उसके साथ साथ एक चौथा है, और चौथे को नाम क्या देंगे, चलो नाम इसका नहीं याद आ रहा अभी, क्या देंगे, बशर्ते बताते हैं कि करते क्या है। किसी के घर में कोई टीचर है क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर सरकारी टीचर है, उनसे पूछिएगा जा करके कि क्या कभी कभी ड्यूटी लग जाती है क्या, उनकी ब्लॉक में ड्यूटी लगा दी जाती है तो टीचर है तो स्कूल में होना चाहिए उनको। जब चुनाव आएगा, चुनाव में उनकी ड्यूटी लग जाती है, कहाँ जाते हैं चुनाव में, है ना, तो चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। चुनाव के दौरान क्या कर दिया जाएगा, कॉपी कलम पकड़ा दिया जाएगा, हाँ सर बैठ के रजिस्टर भरते रहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा करा दिया जाता है कि यहाँ पे अपने पीएचसी यानी कि प्राइमरी हॉस्पिटल जो है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, यहाँ से 2-4-5 गो नर्स, डॉक्टर और उसके बाद सरकारी विद्यालय के टीचर, इन सबको लगा करके गांव गांव कैंपिंग कराई जाती है, ठीक है। अब गांव में कैंपिंग के दौरान इस आरसीएच के बारे में पहले क्या करते हैं, वहां गांव में गए, कैंप लगाया, जिसको शिविर भी बोलते हैं, कैंप लगा देते हैं, अपना टेंट वगैरह लगा दिया, वहां पे डॉक्टर्स बैठ गए, अपने नर्स वगैरह भी बैठे हुए हैं, और गांव गांव से लोगों को क्या करते हैं, बुलाया जाता है अपने पास। मुफ्त में कॉन्डम बांटा जाता है, ठीक है। अब कॉन्डम क्यों बांटा जाएगा भाई, तो उनको समझाया जाता है कितना बच्चा है, तो सर जी 4 गो है, बुढ़ बकलो लो। अब क्या करना है, कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करेंगे वो चीज भी समझाते हैं लोग। उसके साथ साथ और भी हमारे पास फैमिली प्लानिंग के दौरान और भी क्या क्या चीजें की जा सकती है वो सब कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से भी क्या करते हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम करते। बिना दे मेरे पास बायो का, फिलहाल तो बायो का ही है, बाकी होगा तो मंगा लेंगे, वो सब भी आ जाएगा। अरे पुराने स्टूडेंट तो टच में है ना, उन्हीं के माध्यम से हमको बायो का पेपर मिला था, तो और भी मंगा लेंगे, मिल जाएगा। चलो इतना सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। इतना दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या क्या है हमारी, ज्यादा है ना, बढ़ रही है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आती है, यानी कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, भारत आता है, ठीक है। अब भारत आता है, यहाँ भी आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है ना। अब अगर जनसंख्या से जुड़ी कुछ बातें अगर हम लोग जाने ना, तो देखो क्या क्या बातें आएंगी। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि पूरा विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, क्या जमीन, ठीक है, जमीन की बात कर रहे हैं, या जितना भी स्थल है हमारे पास, तो हर चीज क्या होता है बच्चा, अपने आप में 100% होता है। हमको पता है ना कि पूरे पृथ्वी में 3/4 भाग में क्या है, चाहे ऐसे ना कहे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 70% क्या है, पानी है, 30% में क्या है, स्थल है, ठीक है। चलो तो ये 30% भी क्या है, अपने आप में 100%, यानी कि चलो इतना जमीन है मान लिया जाए, इतना सब कुछ में क्या है, पानी है, तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। इसका मात्र टोटल जमीन का मात्र
2.4% पता है किसके पास है? भारत के पास। ठीक है, यानी कि जितना भी जमीन है पूरे विश्व में, जिसमें सारे देश आ जाएंगे, उसका मात्र लगभग 2.4% भाग जो है उसमें भारत हमारा बसा हुआ है। ठीक है, तीसरा बिंदु याद रखना कि भाई इस पूरे 100% में सारे के सारे देश आएंगे, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो भी आपके दिमाग में आ रहा सब इसी में आएगा। ठीक है, अब इसमें जितनी भी जनसंख्या है, तो जनसंख्या भी क्या है, अपने आप में 100% होगी। ठीक है, तो टोटल जमीन का 2.4% किसके पास? भारत के पास। तो टोटल जनसंख्या का 2.4% जनसंख्या ही यहां पे होनी चाहिए ना। बात सुनना, क्या बोला कि टोटल जमीन का मात्र 2.4% जमीन किसके पास है? भारत के पास है। तो जितनी पूरे विश्व में जनसंख्या है, तो जब जमीन 2.4% है तो जनसंख्या भी कितनी रहनी चाहिए? 2.4% रहनी चाहिए। लेकिन लगभग आप ऐसा कह लेना कि 15 से 16%, हो सकता है किसी में एक्यूरेट डेटा दिया हो 15.8% अगर मिले, जो भी हो, तो आप याद रखिएगा क्या कि 15 से 16% जनसंख्या, अभी किताब मत उल्टो, आराम से देख लीजिएगा, कहां पर रहती है? भारत में रहती है। सोचो जमीन इतनी है, रहने वाले लोग है ना बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक दिक्कत है हमारे पास जनसंख्या की। ठीक है, जिसकी वजह से और भी जन स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। और एक डेटा है वो भी देखो कि लगभग 1980 में एक जनसंख्या से जुड़े सर्वे किया गया था। सर्वे का मतलब क्या होता है? जानकारी निकालना, पता करना। ठीक है, सर्वे, जनगणना समझते हो? जनगणना मतलब कि लोगों की जनसंख्या की गिनती करना क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। तो जो पहला जनगणना किया गया भारत में 1980 में, तो उसके अनुसार पूरे भारत में थे लगभग 70 करोड़ लोग। ठीक है, फिर उसके बाद सन 2000 में किया गया जनसंख्या का जो एक आंकड़ा निकाला गया, तो उस समय पता चला कि लगभग 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या मिल रही थी। ठीक है, एक तीसरा किया गया 2011 में। जब 2011 में किया गया तो पता चला कितना है? 121 करोड़ जनसंख्या मिल रही है। ठीक है, अभी 11 से लेकर के फासला कितना हो चुका है? 25 का, जोड़ लो, कौ साल का अंतर है यहां से यहां तक में? कितना साल के अंतर है? और जनसंख्या बढ़ा होगा ना। अब मोदी जी अब इन्हों क्या कहते हैं? 125 करोड़ जनसंख्या। 125 तो कहिए पार कर गया होगा। खैर, डेटा याद रखिएगा। अब क्या है भाई, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जनसंख्या से जुड़ी कुछ बातें थी। और सुनो, इतना ही तेजी से बढ़ता रहा ना, बढ़ता रहा, तो पता है क्या हो जाएगा? एगो बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ जाएगी, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। ब्लास्ट हो जाएगा ना जी, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं इंग्लिश में। हाँ भाई, विस्फोट होगा तो मरोगी नहीं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। क्या क्या बातें पड़ी ध्यान में है कि भाई पूरी गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है क्या करने में? स्कीम चलाने में, लोगों तक सूचना पहुंचाने में कि परिवार को क्या करना है, निश्चित रखना है, संभाल के रखना है। और भी बहुत सारी स्कीम आया, जैसे RCH आया, उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई। इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इसके बिहाइंड, इसके पीछे अगर हम बात करें तो जनसंख्या भी क्या है? भारत की बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? उसके पीछे का और भी कारण है कि भाई जमीन जो है पूरे हमारे पास क्या लगभग 2.4% के आसपास। जब भी ये सब डेटा लिखना तो लगभग में डेटा लिखना, ठीक है ना, क्योंकि ये सब डेटा पहले का है। अब 2.4% जमीन मिल रहा है, तो जमीन पर जितना जमीन है उतना ही लोग होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन रह कितना रहा है सोचो, 15 से 16% लोग, पूरी जनसंख्या का 15 से 16% भारत में रह रहा है, और कंजस्टेड एरिया है अपने पास। यहां तक कि जब एक सर्वे किया गया तो सर्वे के दौरान पाया गया कि जनसंख्या देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। अब इतनी तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में क्या होगा, और तेजी से बढ़ेगा जनसंख्या, और यदि और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक समस्या आएगी। उस समस्या को नाम देते हैं क्या, जनसंख्या विस्फोट। इसका मतलब क्या होता है, एक धमाका ऐसा होगा जिसमें पूरी जनसंख्या मर जाएगी, मारेंगे बुड़बक की, मर जाओगी। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ही नहीं होता है। ये सवाल है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। एक वो खाली पॉइंट और रह गया, उसको भी मिटा दे, इसको क्या मिटा दे, चलो एक वो खाली पॉइंट और रह गया। अरे बस बस काम खत्म। अरे वो तो ऐसे ही हंसी मजाक में बोले बच्चा, ऐसा नहीं है। अब देखो एक बिंदु केवल और है, मुंह बंद करोगी, सुनो, एक शब्द और आता है जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब समझते हो, देखो सुनो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि एक जमीन का एरिया हमने ले लिया, ठीक है, जैसे कुदरा को हमने टारगेट कर लिया और कह दिया कि कुदरा में हमने एक ऐसा बाउंड्री बनाया है और वो बाउंड्री की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर, चौड़ाई भी कितनी है 1 किलोमीटर, यानी कि टोटल चारों तरफ से कितना है ये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चारों तरफ से, ठीक है। इसका यदि मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना 1 किलोमीटर, चौड़ाई कितना 1 किलोमीटर, टोटल एक को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है किलोमीटर, यहाँ भी क्या लगा है किलोमीटर, लास्ट में क्या लग जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो क्या आ गया 1 किलोमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया क्षेत्रफल। अब घनत्व का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है घनत्व का, कुल जनसंख्या बटे 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि इस 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, बात समझ में आई। अब यहां पर अगर 40 लोग रह रहे हैं तो 40 बटे क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। और जब इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 40 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्वेश्चन भी आता है, दे देगा कि 400 आदमी रह रहा है कहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है वहां पे 400 आदमी रह रहे हैं, तो यहां का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब पूरे विश्व के हिसाब से अगर हम बात करें ना, पूरे विश्व के हिसाब से, ठीक है, कि पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है, अब पूरे विश्व में जितना क्या है क्षेत्रफल है, अगर हम उसके हिसाब से बात करें कि जितना जमीन हमारे पास पड़ा हुआ है और जितने भी पूरे देश को मिलाकर के लोग हैं हमारे पास, उस हिसाब से 38 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रह सकते हैं। यानी कि इतना जमीन है हमारे पास कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग को रख सकते हैं, 38 लोग को रख सकते हैं। यानी कि विश्व के हिसाब से जनसंख्या घनत्व क्या है, 38 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसका डेटा है विश्व का, ठीक है। अब भारत का देखें, आइए भारत का देखते हैं कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 280 है कि 380 हो, 380 लिखते हैं, गड़बड़ाएगा तो 280 कर लेंगे। 380 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। देख लो कितना जनसंख्या घनत्व में अंतर है। तू लोग को डेटा वो नहीं मिलेगा, हम ही खोजते हैं। आए दूर जल्दी मिल जाए। 280 है जी ना, बोले हैं
280 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सोचो कितना हम लोग सघन में रह रहे हैं, कितना आदमी बेसी रह रहा है, देखो कहाँ हुआ 38 है, कहाँ यहाँ 280, इतना जास्ती है। लेकिन समस्या क्या है कि सब अपन अपन कागज पत्र धैले है जमीन के, तो लड़ियो नहीं सकते हैं, है ना, सब कीन खरीद के टाइट है सब।